हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की जर्नी में आज ये हमारा डे 7 यानी कि लेक्चर नंबर 7 है। और आज का ये लेक्चर ये समझ लीजिए कि इस पूरी सीरीज का इसमें जो 150 वीडियोज आएंगे, 200 वीडियोज आएंगे, उन सब का हार्ट है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस सीरीज की नींव है वो आज का ही है। क्योंकि आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो असल के अंदर इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता क्या है? क्योंकि जब तक आप इसका मतलब नहीं जानोगे तब तक आगे इसके जो भी फीचर आएंगे आप उनको कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आज मान लीजिए कि आपको एक काम दिया है, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे वो चाय बनाने का हो। आपके काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है। एंड रिजल्ट भले ही सेम हो, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। अब उस डिफरेंट तरीके में भी क्या होता है कि हो सकता है आपका वाला तरीका कुछ मामलों में अच्छा हो सकता है मेरा वाला तरीका अच्छा हो। तो इन्हीं सब चीजों को तो इन्हीं सब के तो इन्हीं सब की वजह से क्या होता है कि नए नए तरीके मार्केट के अंदर आते रहते हैं। जैसे आज आपने कोई गाड़ी ठीक करने का एक अच्छा तरीका बना लिया। जो पुराने जमाने में गाड़ियां ठीक होती थी वो अलग तरीके से ठीक होती थी, आज आपने एक अच्छा तरीका बना लिया। पुराने जमाने में 2G 1G नेटवर्क आते थे, आज आपने 5G ला दिया, तो 5G अच्छा तरीका है, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो काम अगर अच्छे तरीके से करेगा तो मार्केट में डिमांड भी उसकी होगी। तो क्या होता है कि काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, सेम काम को। यही चीज होती है अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी। आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, वो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो सकता है। वो बैंक का सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो गेम का सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो सकता है। उसको किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो जो पुराने जमाने में जो तरीका काम में लिया जाता था सॉफ्टवेयर बनाने को, उसको अपन बोलते थे प्रोसीजरल। उसको अपन बोलते थे प्रोसीजरल वे, PRO। अभी मैं आपको ये सारी चीजें, सारी टर्म डीप में समझाऊंगा गजब तरीके से। PRO, प्रोसीजरल वे, ठीक है। और यही जब ये तो काम करने का तरीका बताता है, जब इसी काम को अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज के रूप में करते हैं तो वो चली जाती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यानी कि एक काम को किस तरीके से किया जाए, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका था प्रोसीजरल वे। अब प्रोसीजरल वे के अंदर क्या होता था, क्योंकि जब इस प्रोसीजरल वे के अंदर बहुत सारी कमियां आई, तब अपना एक नया तरीका आया काम को करने का, सेम पुराने वाले काम को करने का। उसको अपने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। और प्रोग्रामिंग लगती है वो क्या होता है, वो जब अपन कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं प्रोसीजरल वे। और अगर ये चीज अपन कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन उसी काम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में करते हैं तो नॉर्मल जिंदगी में हम बोलेंगे कि हमने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर किया। और जब आप कोड लिखते हो, जावा के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो, वहां पे आप अगर उस तरीके को फॉलो करते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि और भी कई सारे तरीके होते हैं काम को करने के, जो फेमस है वो ये दो ही है। एक तो है प्रोसीजरल वे और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोसीजरल वे एक काम को करने का तरीका कैसा होता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया तो क्या वो अच्छा है या फिर अपना प्रोसीजरल वे ही अच्छा था, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं, और यहां पे आप देखिए, हमको एक काम करना, हमको बनाने हैं पोहे। अब आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए कि सर पढ़ाते पढ़ाते आप खाने की बात भी इसके अंदर लेके आगे। देखिए, हमको बनाना है पोहे, तो अपना एंड रिजल्ट क्या है कि हमको पोहे बनाना है। अब पोहे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए, अगर मैं पेन का कलर थोड़ा सा रेड कर लेता हूं, आपको चाहिए पहले पोहा चाहिए, ठीक है। उसके बाद मटर चाहिए, उसके बाद धनिया चाहिए, नींबू चाहिए, अदरक चाहिए, थोड़े से लहसुन भी चाहिए। उसके बाद में कड़ी पत्ते चाहिए, ओनियन चाहिए, ऑयल चाहिए। ये क्या होता है, मस्टर्ड, सरसों, पता नहीं, शुगर, जो भी है, लेमन जूस, रोस्टेड पीनट यानी मूंगफली। ये सारी चीजें हमको चाहिए। अब आपको मैंने ये सारी चीजें दे दी, और आप क्या करोगे, अब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं प्रोसीजरल वे के अंदर क्या होता था।
तो प्रोसीजरल वे में क्या होता था, आपके पास कुछ डेटा होता था, अब आप उस डेटा पे कुछ सिक्वेंसली स्टेप परफॉर्म करते थे। मैं इनको थोड़ा सा जूम करता हूं और ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत रिलेट कर पाओगे। देखो अब क्या होता कि सबसे पहले आपको सारा डेटा दे दिया तो आप क्या करते, सबसे पहले पोहे को धोते, फिर तेल को गर्म करते, जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता तो उसके अंदर सरसों के जो बीज है, जो जो भी है जीरा वगैरह वो सब डालते। उसके बाद में उसको थोड़ा सा हलाते जब तक वो भूरा ब्राउन कलर का नहीं होता था। उसके बाद में ओनियन, ग्रीन चिली ये सब डालते, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चलते। जैसे आप इन सारे स्टेप को पूरा करते, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक बार मैं इनको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। जैसे ही आप इन सारे स्टेप को परफॉर्म करते, आपको एंड में क्या मिलता, एक गजब का अपना पोहे मिल जाता। ठीक है, गजब का अपने को पोहे मिल जाता। ये क्या था, ये प्रोसीजरल वे था, यानी कि आपको एक काम दिया गया, अब आपने उसका बनाने के आपको वो काम किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको मैंने कहा आपको गाड़ी चलानी है या आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने सोचा अच्छा मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके अंदर क्या क्या होंगे, आपने उसकी फंक्शनैलिटी की बात की। आपको पोए बनाने थे, पोए कैसे बनाऊं, आपका सबसे पहले सवाल है मैं पोए कैसे बनाऊं। ठीक है, तो आपने को मैंने स्टेप्स दे दिया, आपने उस स्टेप को फॉलो किया और आपके पोहे तैयार हो गए। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या थी, अब मान लीजिए कि आपको यही काम एक रोबोट से करवाना था, तो आप क्या करते, आप ऐसे स्टेप्स लिखते कोड के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और वो क्या करते, आप एक रोबोट के दिमाग में फीड कर देते। अपना रोबोट कहाँ चला गया, ठीक है, रोबोट के दिमाग में फीड किया। अब ये रोबोट स्टेप बाय स्टेप, रोबोट को तो क्योंकि मशीन है, मशीन को तो हमने जो जो स्टेप बताए ये इस तरीके से पोहा बना के हमको दे देगा। अब मान लीजिए कि कोई एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पोहा बना के दो। अब रोबोट को तो नॉर्मल पोहे बनाने आते हैं, उसको स्पाइसी पोहे हम कैसे बना के दें। तो हमने क्या किया, जो ये मेथड हमने रोबोट को सिखाया था, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओनियन, ग्रीन चिल्ली मान लीजिए 500 ग्राम ऐड कर रहे थे, हालांकि 500 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, हम अब उसकी जगह 750 ग्राम ऐड करेंगे। लेकिन आपको इस प्रोसीजर के अंदर चेंज करना पड़ गया, ये बड़ी दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि आपको अब क्योंकि मान लीजिए कि कल को आपको वापस बोले कि हमको नॉर्मल पोहे बनाने हैं, तो आपको वापस से इस रेसिपी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये होगी। जबकि आप रियल वर्ल्ड के अंदर देखिए कि अगर एक इंसान वहां पे पोहे बना रहा होता, तो उसको इन सारे स्टेप्स को ध्यान ही नहीं रखना पड़ता। उसको ये बोलते कि अच्छा एक काम करो कि थोड़ा स्पाइसी बना दो, तो वो जब सारे काम कर रहा था उसके दिमाग में कि अच्छा अब हरी मिर्च ऐड करना है, तो चलो मैं थोड़ी सी हरी मिर्च बढ़ा दूं। लेकिन प्रोसीजरल के अंदर ये पॉसिबल नहीं था, और ये करना काफी हार्ड था। पॉसिबल तो चलो कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल तो चलो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रोसीजरल के अंदर करना बहुत इम्पैक्टफुल था। ठीक है, अब प्रोसीजरल के अंदर क्या था कि हमने इस रोबोट को बताया कि हम तुमको एक कढ़ाई देंगे। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमने डिसाइड किया वो कढ़ाई थी 2 kg की, और उसके अंदर वो पोहे बना रहा था। अब मान लीजिए कि कल को हमारा ये पेन जो कढ़ाई है ये किसी वजह से हमारा 500 ग्राम का हो गया। अब क्या होगा कि रोबोट को तो, क्योंकि ये तो मशीन है, इसको तो जो हमने स्टेप बताए सिखाए वैसा ही काम करेगा, तो अब दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने जो सिखाया वो 2 kg की कढ़ाई की फॉर्म में सिखाया, लेकिन अब हमारे पास 500 ग्राम की है, तो ये रोबोट कभी भी उसको एडेप्ट नहीं कर पाएगा। हमको अपनी एल्गोरिथम अपने कोड के अंदर, अपने स्टेप्स के अंदर चेंज करने पड़ेंगे। तो प्रोसीजरल के अंदर क्या होता था कि हम उसको सिखाते कि भाई तुमको ये काम इस तरीके से करना है। जैसे अपने पास यूट्यूब चैनल अपन देखते हैं, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ये चीज ले लो, और उसके बाद में अभी 2 चम्मच राइस डालो, 3 चम्मच घी डालो, ये डालो वो डालो, और लास्ट में आपके पोहे रेडी हो जाते हैं। तो ये होता है प्रोसीजरल वे काम करने का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती थी, अगर हम उस प्रोसीजर के अंदर छोटा सा भी चेंज करते हैं, तो कई सारे स्टेप अपने इम्पेक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज होती है। ठीक है, और प्रोसीजर का एग्जाम्पल क्या था, प्रोसीजर का एग्जाम्पल था अपना सी लैंग्वेज। अब तो लोगों ने कहा कि भैया आप क्या करें, तो उन्होंने कहा कि देखो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको उसको प्रोसीजर तरीके से सोचना, तो आप कैसे सोचोगे, तो आप सोचोगे उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप बोलोगे सर बुक ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट बुक को इश्यू कर सकता है, अपन बुक की क्वांटिटी देख सकते हैं, मुझे कौन कौन सी बुक इश्यू हुई है ये देख सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी पे, कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या हम किस तरीके से बुक को इश्यू करेंगे, ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो प्रोसीजर के अंदर चल जाएगा काम। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि पोए बन गए, लेकिन
जब अपना प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चलते ही बोल दिया कि स्पाइसी बनाना है, चलते ही बोल दिया मटर ऐड नहीं करना है, चलते ही बोल दिया ऑयल ज्यादा डालना है, तो अब क्या होता है, प्रोसीजरल के अंदर इन सारे डायनेमिक चेंजेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है इन पे भी अपन डीप में बात करेंगे। तो अब लोगों ने कहा कि क्या करें, तो किन्हों तो कुछ लोगों ने बैठ के इसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला, यानी कि इसी काम को अपन दूसरे तरीके से करते हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंसान के लिए ये चीज हार्ड नहीं थी। आप देखिए, अगर इंसान को बोलते कि ऑयल कम डालना है, तो इंसान क्या था, जिस टाइम पे ऑयल डाल रहा था उस टाइम पे वो कम कर देता, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अपन ने जो स्टेप्स लिखे थे, अगर कोई इनको ब्लाइंडली फॉलो करके चलता है तब ये दिक्कत आ जाती है। तो ये थी तो ये था अपना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसके अंदर दिक्कत आपको समझ में आ गई। अब देखिए, यही काम करने का दूसरा तरीका था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से इसको करें। अब उसमें क्या होता है, आपको अभी टर्म्स पे नहीं जाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। अब देखिए, इस तरीके में क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज सोचते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट छोड़िए, कुछ भी नहीं है। आप रियल वर्ल्ड की मुझे कोई भी एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कार, आप कह रहे हो मोबाइल, आप कह रहे हो पाउडर, आप कह रहे हो लैपटॉप, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और वो कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे कार है, कार की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कार के अंदर टायर है, कार के अंदर स्पीड मीटर है, कार के अंदर स्टीयरिंग है, कार के अंदर चार खिड़कियां हैं। अब प्लस वो कार क्या क्या करती है, कार भागती है, कार ब्रेक भी लगाती है, कार के अंदर स्पीडोमीटर भी चेंज होता है, कार के अंदर एसी भी ऑन ऑफ होता है। तो ये सब क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी है। तो अगर हम पोहे वाले एग्जांपल को देखिए, तो पोहा क्या है, पोहा एक ऑब्जेक्ट है। अब हमारे सोचने का तरीका देखो कि देखो, हमको कहा गया कि पोहे बनाने हैं, तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, अच्छा पोहे बनाने हैं, तो पोहे बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो वो हमने एक बना दिया कि देखो, अगर आपको पोहा जब भी बनाना है, तो हमने एक रेसिपी बुक बनाई, या रेसिपी बुक नहीं, एक अपने पास लिस्ट बना के रखी कि जैसे बात है पोहे की, तो पोहे के अंदर हमको ये चीजें चाहिए होगी। ठीक है, क्या क्या, पोहा चाहिए होगा, ओनियन चाहिए होगा, पटेटो चाहिए होगा, ग्रीन चिली, ये इतने सारे सामान हमको चाहिए होंगे। ठीक है, सोचने का तरीका देखना कि सबसे पहले हमको कहा गया कि पोहा बनाना है, तो आपके दिमाग में पिक्चर आई, अच्छा पोहा बनाना है, तो पोहा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये पोहा बनाने के लिए हमको इतनी चीज चाहिए। ठीक है, अब आया कि दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए एक पेन, यानी एक टोपिया जिसके अंदर आप, या एक कढ़ाई जिसके अंदर आप पोहा बनाओगे। ठीक है, तो कढ़ाई भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कढ़ाई के अंदर कितना सामान डाल सकते हैं, कढ़ाई के अंदर हम सामान को किस तरीके से मिक्स करते हैं, यानी कढ़ाई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखो, कढ़ाई ली, तो कढ़ाई के अंदर अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि सर ये मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐड करोगे पोहा। ठीक है, पोहा ऐड करने के लिए आप क्या देखोगे, अच्छा ये अपनी पोहा वाला ऑब्जेक्ट है, तो हाँ, इसको हमने कहा कि सबसे पहले पोहा ऐड करो, प्लस इस कढ़ाई के अंदर फिर थोड़ा सा ऑनियन ऐड करो, थोड़ा सा पटेटो ऐड करो, ऑनियन ऐड करो, फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करो। ठीक है, फिर इनको थोड़ी देर हिलाओ, और फिर हिलाते हिलाते क्या हुआ कि आपका एंड रिजल्ट में अब क्या हो गया कि आपका पोहा बन के रेडी हो गया। ठीक है, देखो पहले वाले तरीके में क्या था कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, इसमें भी आप देखो इनडायरेक्टली आपको लग रहा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन आप काम करने का तरीका आपका अलग है। आपने पहले ये पूछा कि अच्छा मुझे क्या बनाना है, पोहा, तो पोहा बनाने के लिए आपको जो भी चीज चाहिए वो आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दी। ठीक है, अब क्या था कि दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए अपने को कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर क्या क्या काम होगा, पोहे के अंदर क्या क्या काम होगा, देखो पोहे की रेसिपी के अंदर जो भी है, अपन नमक को ऐड कर सकते हैं, ऑयल को ऐड कर सकते हैं, ये सब काम है, ये पोहे की जो रेसिपी बुक है हमने उसके अंदर लिखा। उसके बाद में अपन ने एक कढ़ाई वाली बुक बनाई, उसके अंदर हमने लिखा कि उसके अंदर पोहा ऐड करो। ठीक है, ऐड किया, प्लस उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करो। इंग्रेडिएंट में हमें बताया कि टाइप टाइप जैसे कि अपने को ओनियन ऐड करना है 200 ग्राम। ठीक है, तो हमने कहा कि ओनियन ऐड करना है 200 ग्राम, तो आप जाओगे पोहे के पास में और यहाँ पे पूछोगे इस रेसिपी में कि नमक कैसे ऐड करते हैं, तो वो बोलेगा हाथ से थोड़ा सा उठाओ, 250 ग्राम नापो और उसको ऐड कर दो। तो देखो, अब इसके अंदर ये क्या है, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, थोड़ा सा मैं शायद जल्दबाजी कर रहा हूं, देखिए ये हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया।
अपने काम को करने का। जैसे आपने दिमाग में आपको पोहा बनाना है, पिछली बार क्या किया, आपने स्टेप्स को याद रखा, उन स्टेप के हिसाब से आपने डेटा लिया और उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। इस बार क्या हुआ, आपने उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचा, जैसे कि एक पोहा बनाना मुझे, तो पोहा बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये लिस्ट करनी पड़ेगी। तो आपने एक पोहा क्लास के अंदर ये बना लिया, ठीक है। अब आपको एक दूसरी चीज चाहिए, वो चाहिए आपको एक पेन यानी कि कढ़ाई। तो कढ़ाई भी एक अलग सेपरेट चीज है, ठीक है। अब क्या था कि कढ़ाई के अंदर अपन क्या क्या काम करेंगे, कढ़ाई के अंदर अपन काम करेंगे, सामानों को मिक्स करेंगे, पहले सामानों को ऐड करेंगे, फिर इनको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर कढ़ाई को हिलाएंगे यानी कि सेक करेंगे, और उसके बाद में जब हो जाएगा काम तब हम क्या करेंगे, 200-200 ग्राम पोहा सर्व कर देंगे। तो ये कढ़ाई के अंदर हमने अपनी फंक्शनैलिटी लिख ली कढ़ाई वाले पेज के अंदर। अब हम एक्चुअल काम करने पे आ गए, ठीक है। ये तो था कि काम को कैसे करना है, ठीक है। और ये है अब हम एक्चुअल काम को करेंगे कि हमको क्या करना है। अब हमने कहा कि हमको पोहा बनाना है, तो सबसे पहले कहा कि आप एक पेन ले लो। तो हमने पेन लिया यहां से कि ठीक है, एक पेन ले लिया। अब क्या करना है, उस पेन के अंदर इंग्रेडिएंट को ऐड करो। तो यहाँ पे आप देखिए पेन के अंदर इंग्रेडिएंट अपन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपको ग्लास दे दिया, बोला ग्लास के अंदर मसाला ऐड करो, वो पॉसिबल नहीं है। हमने कहा पेन है, पेन के अंदर मसाला ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हाँ, पेन की फंक्शनैलिटी में लिखा हुआ है कि पेन के अंदर आप मसाला ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, मसाला ऐड किया। अब मसाले को ऐड कैसे करेंगे, आपने कहा पेन के अंदर मसाला ऐड करना है। पेन मसाला कहां से लाएगा, इस पोहे वाली क्लास से, ठीक है। तो यहां से आपको सारे के सारे मेथड मिल जाएंगे जिनसे आप वो मसाला ले लोगे। तो हमने क्या किया, मसाला ऐड किया, यहाँ मसाला ऐड किया, मसाला ऐड किया, फिर इनको मिक्स किया और यहाँ पे इनको सर्व कर दिया। यहाँ पे हम एक्चुअल काम कर रहे हैं, लेकिन अपन ध्यान क्या दे रहे हैं कि यहाँ से अपने को ये चीज चाहिए, इसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे फिर अपन इस चीज पे मूव होते हैं। तो अब मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अपन जब भी कोई काम करते हैं तो वो अपन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे अपने को पोहे बनाने थे, अब जैसे मैंने वहां पे कहा था कि अगर अपने को थोड़ी सी भी रेसिपी में चेंज करना होता है तो अपनी दिक्कत हो जाती थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब आप इंग्रेडिएंट को ऐड कर रहे थे तभी यहाँ पे 200 की जगह 250 ग्राम कर दिया, ठीक है, जैसे रियल ह्यूमन करता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने जो रियल वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन काम करते हैं उनको मिमिक करता है। और वही क्या होता है, अब ह्यूमन हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिमिक करती है ह्यूमन बिहेवियर को। क्योंकि हम दुनिया के अंदर अगर मैं आपको कहूं गाय, तो गाय आती है, आपको दिमाग में क्या आएगा कि हाँ भाई गाय ऐसी दिखती है, गाय का कलर ऐसा होता है, गाय की 4 टांगे होती है, गाय दूध देती है, गाय को खाना इस तरीके से खिलाया जाता है। यानी आप उसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोच रहे हो। जब भी आपके दिमाग में मैं कोई चीज बोलूं, जैसे मैं आपके सामने बोलूं 4, तो आपको क्या, आपके दिमाग में 4 एक नंबर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि शैम्पू, तो आपको पता है कि अच्छा शैम्पू इस कलर का होता है, शैम्पू चिकना होता है, शैम्पू को सर पे लगाते हैं तो झाग आते हैं। यानी कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच सकते हो। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि एक पानी गर्म करने वाली रोड, तो अगर आपको जैसे ही मैं ये नाम लो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी, प्लस उसकी फंक्शनैलिटी भी आपके दिमाग पे आ जाएगी। तो इसलिए दुनिया के अंदर हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाई गई, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं वो अपन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचते हैं। अब जैसे मैंने पिछले बार अभी पीछे लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। अगर मैं पेन को वाइट करूं, इसमें क्या होता था कि प्रोसीजरल में हम क्या करते थे कि जो भी है, यहाँ पे अपने को ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाना था, हम इसको अलग अलग फंक्शनैलिटी में डिवाइड करके सोचते। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता, यहाँ पे एड बुक्स होती कि अपन बुक्स को ऐड कर पाते। यहाँ पे क्या होता, अपन ऐड स्टूडेंट भी ऐड कर पाते। यहाँ पे अपन क्या करते, बुक इश्यू भी कर पाते। अब बुक इश्यू के अंदर भी हम क्या करते कि हम सबसे पहले चेक करते कि मैक्सिमम लिमिट असाइन हो गई क्या। उसके बाद में अपन क्या जो स्टूडेंट है वो बुक लेने लायक है क्या, इज वैलिड है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि टॉप से अपन एक पूरे प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हैं, फिर इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में आगे आगे फर्दर करते करते अपन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि अपन पूरे प्रोजेक्ट को जैसे ही आपके दिमाग में बोला, आप उसको एक फंक्शनैलिटी के रूप में सोच रहे कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो क्या क्या काम करेगा। लेकिन यही काम अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके में करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके में आप हर चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचते। जैसे आपको लाइब्रेरी का बनाना था, तो आप क्या कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे उसके अंदर एक स्टूडेंट्स होंगे,
ठीक है। तो स्टूडेंट क्या एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में उसके अंदर टीचर्स होंगे, टीचर भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में उसमें क्या होंगे, बुक्स होंगी, ठीक है। बुक्स भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद में इसकी क्या क्या फंक्शनलिटी है कि स्टूडेंट स्टूडेंट के पास कितनी बुक असाइन है, क्या स्टूडेंट नेक्स्ट बुक लेने के लिए एलिजिबल है क्या, ये सब होगी, ठीक है। टीचर्स के अंदर भी टीचर्स की आईडी होगी, कौन सी क्लास का टीचर है, यहाँ पे टीचर की डेट ऑफ बर्थ निकालो, यहाँ टीचर ने ऑलरेडी कितनी बुक इश्यू ले रखी है वो सब निकालो। बुक्स के अंदर क्या होगा कि ये बुक किसको असाइन की गई है, इस बुक का पब्लिशर कौन है, इस बुक की और भी प्रॉपर्टी जैसे कि ये बुक इश्यू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, कौन सी क्लास को इश्यू हो सकती है। यानी कि बुक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होगी प्लस उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, अगर सिंपल सा कार का, तो कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की क्या क्या फंक्शनैलिटी, तो कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, फर्स्ट तो उसकी होती है प्रॉपर्टी, और फिर दूसरी चीज होती है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे प्रॉपर्टी में क्या होगी, स्टीयरिंग, टायर। अब जैसे टायर चार होते हैं, उसके बाद में होता है डोर्स, उसके बाद में होता है लाइट, और उसके बाद में होता है एसी। फंक्शनैलिटी में क्या होगी, टर्न ऑन एसी, ठीक है, टर्न ऑन एसी। अब एसी किस तरीके से ऑन होगी, ठीक है, इंटरनली कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चलेगी, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज रेस, ठीक है। अब क्योंकि अब रेस किस तरीके से इंक्रीज होगी वो इसकी एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। उसके बाद में होगा ऑटो क्लोज डोर, ये भी क्या है, कार की एक फंक्शनैलिटी है कि कार में डोर ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वो काम करता है। जैसे इंसान है, इंसान की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इंसान के नाक कितने हैं, कान कितने हैं, आंखें कितनी हैं, जीभ कितनी है, हाथ कितने हैं, और वो क्या क्या काम करता है। इंसान सांस लेता है, इंसान अपने हाथों को हिलाता है, इंसान बोल सकता है, ये क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी है, ये वो काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको एक वीडियो के अंदर अपन कवर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि आप ये वर्ड अपनी लाइफ में बहुत बार सुनोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन आप कभी भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं जान पाओगे। तो आज मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक काम को किस तरीके से किया जाए ताकि अगर कल को उसमें कुछ चेंजेस करना पड़े, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, उसमें कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड करना पड़े, तो वो बिल्कुल सिंपल रहे, उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो यानी कि काम को एक करने का तरीका ही है। अब क्योंकि काम करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो एक था प्रोसीजरल वे। अब प्रोसीजरल वे में अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना है, तो आप किस तरीके से सोचोगे। जैसे मैं आपको कहूं कि आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे कि सबसे पहले आटा लूंगा, उस आटे में नमक ऐड करूंगा, फिर उसमें पानी ऐड करूंगा, फिर इसको मिक्स करूंगा, फिर उसको थोड़ा गूंदूंगा, और फिर उस पर थोड़ी देर छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं स्टेप को पूरा करूंगा, मेरा आटा रेडी हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्या सोचोगे, उसको एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। जैसे आटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि आटे के अंदर नमक जाएगा, एक आटा के अंदर वो खुद आटा हो जाएगा, प्लस उसके अंदर पानी जाएगा। अब क्या होगा, उसके कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, जैसे आप उसको गूंथोगे, उसके अंदर पानी को मिक्स करोगे, उसके अंदर नमक को मिक्स करोगे। तो यानी कि तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है, इसके अंदर हम दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बड़े सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। काम हम प्रोसीजर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आएगी। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ डेवलप करते समय या सोचते समय नहीं, जब आप उसके अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, उसके अंदर कुछ और नई चीजें ऐड करना चाहोगे, तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और भी कई सारे फीचर हैं, मैं आपको एक एक फीचर प्रैक्टिकल के साथ काफी डीप के अंदर बताऊंगा। अब चलिए हम एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की एक टेक्निकल डेफिनेशन जान लेते हैं, ताकि अगर कोई आपको पूछे तो आप उनको टेक्निकल वे में भी बता सको। लेकिन बेटर है कि आप उनको सबसे पहले उस भाषा में समझाइए जिसमें कोई भी समझ जाए। अगर आप इंटरव्यू भी देते हो, आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अगर आप टेक्निकल भाषा बोलोगे तो वो सबको पता है, लेकिन अगर आपको वो भाषा आती है जो हर किसी के समझ में आए, तो डेफिनेटली इंटरव्यू लेने वाला आपसे इंप्रेस जरूर होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको उसकी टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ लिख के बता देता हूँ, और उसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर जानेंगे, और एक दो पॉइंट जानेंगे कि कहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम में लेनी चाहिए, कहाँ पे प्रोसीजर।
तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमें एक वर्ड होता है पैराडाइम, हमें इसका मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखोगे, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि पैराडाइम पैराडाइम पैराडाइम, ये होता क्या है। तो पैराडाइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, अपन उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, या आपको एक टास्क दिया गया है, उसको अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसको अपन पैराडाइम बोलते हैं। ठीक है, कि मेरा पैराडाइम है चाय बनाने को, ये है मेरा पैराडाइम। कोई कहेगा कि अच्छा मेरा चाय बनाने का तरीका ये है, तो कोई ये कह सकता है मेरा चाय बनाने का जो पैराडाइम है वो ये है। दोनों का मतलब सेम है कि आप कोई प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हो, या आपको कोई एक टास्क दिया गया है, आप उस टास्क को किस तरीके से पूरा करते हो। अगर इस लाइन को एक वर्ड में कहना होता है तो उसको बोलते हैं पैराडाइम। जैसे जैसे अपन ये कहते हैं कि माता पिता को क्या कहते हैं, तो अपन बोलते हैं पेरेंट्स, यानी बहुत बड़े चीजों का एक नाम होता है पेरेंट्स। अगर आप कहो कि नहीं मेरे माता पिता, ये अगर आप कहो मेरे पेरेंट्स, तो वो क्या था, शॉर्ट में काम वही कर रहा है जो माता पिता दो वर्ड कर रहे थे। वैसे ही अगर आप कहो कि देखो मेरे प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका ये है, तो आप सिंपली कहते हो देखिए मेरा पैराडाइम ये है। ठीक है, अब ये होता है पैराडाइम वर्ड का मतलब। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। ठीक है, यानी इट इज एन अप्रोच टू सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरीके की होती है, जावा, सी, सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अब आपको पैराडाइम वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बताता हूं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं हेडिंग को। तो देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब देखिए, मैं जब कॉलेज के अंदर था तो मुझे भी ये नहीं समझ में आता कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है। अब मैं हमेशा रटता था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम बिल्ट अराउंड ये वो। आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको इनमें जो टेक्निकल वर्ड है बस इन्हीं को देखना है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये कहते ही है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हैं उसी का एक टाइप है क्या, प्रोसीजर। कोई भी एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हैं उसी का एक टाइप है कंप्यूटर के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, देट आर बिल्ट अराउंड द आइडिया, यानी कि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है किस आइडिया पे बेस्ड है कि जो आपका प्रोग्राम होता है, जो आप सॉफ्टवेयर लिखोगे, वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन का मतलब समझिए। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, जैसे आपको सब्जी बनानी है, सबसे पहले कढ़ाई लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। दूसरी, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, गैस को ऑन कीजिए, थोड़ी देर तक गैस तेल को गर्म कीजिए। तो ये क्या, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद में लिखा है दे फोकस हेवीली ऑन स्प्लिटिंग अ प्रोग्राम इनटू नेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर कॉल्ड प्रोसीजर। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो अपना पूरी अपने को जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसको अपन छोटे छोटे फंक्शनैलिटी में डिवाइड कर देंगे, इसी को बोलते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। एग्जांपल क्या है इसका, सी लैंग्वेज। ठीक है, आप याद रखिए। अब आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप इसकी डेफिनेशन को है ना अपने हिसाब से सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं। आपको लिखना क्या है, दो टर्म आप याद रखनी है कि सबसे पहले ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि किस पे बेस्ड है कि एक प्रोग्राम को आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन में, यानी कि एक बड़ी आप काम को छोटे छोटे स्टेप के अंदर आप डिवाइड कर दोगे, बस सिंपल यही है। फिर आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से अपन एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसी का एक टाइप है। ठीक है, जो कि किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, जो होता है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स पे। अब देखिए, क्लासेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, इनको अपन अगले वीडियो में डीप में जानेंगे। अभी के लिए ये बताऊं कि क्लास क्या होती है कि आपका एक ब्लू प्रिंट होती है। जैसे आप किसी को जाके बोलते हो मुझे कीबोर्ड दीजिए, ठीक है, आप एक फैक्ट्री के अंदर गए और कहे कि मुझे कीबोर्ड दीजिए, तो फैक्ट्री वाले बोलेंगे अच्छा भैया कीबोर्ड दिखता कैसा है। तो आप कहोगे देखिए कीबोर्ड के अंदर इतने 26 बटन होंगे, उसके अंदर 3 लाइटें होगी, और उसके बाद जब भी मैं किसी की को दबाऊंगा तो ये काम होगा। तो ये आपने क्या एक ब्लू प्रिंट दिया फैक्ट्री वालों को। फैक्ट्री वालों ने क्या किया, उस ब्लू प्रिंट के हिसाब से अपनी मशीनरी से एक रियल वर्ल्ड आपको कीबोर्ड बना के दे दिया। तो जो हमने ब्लू प्रिंट दिया उसको तो अपन बोलते हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास को आप ब्लू प्रिंट बोलिए, क्लास बोलिए, कुछ भी बोलिए, टेक्निकल टर्म इसकी क्लास है। और जो फैक्ट्री ने अपने को एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, एक्चुअल कीबोर्ड बना के दे दिया, उसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, हम दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को सबसे पहले ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचते हैं। जैसे आपको एक कार का गेम बनाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी कि उस गेम के अंदर कौन कौन चीजें होगी, कि उस गेम के अंदर क्या क्या होगा। आप कहोगे एक प्लेयर होगा, एक कार होगी, एक ट्रक होगा,
एक सड़क होगी, एक बिल्डिंग होगी, तो ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। इट इज यूज टू स्ट्रक्चर ए प्रोग्राम इनटू सिंपल रियूजेबल पीसेज ऑफ कोड ब्लूप्रिंट, यानी कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, और ये क्या होती है, इनको रीयूज करना इतना सिंपल होता है कि आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड को रीयूज करने का जो अपने को एडवांटेज मिलता है वो बहुत गजब का मिलता है, ठीक है। विच आर यूज टू क्रिएट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, यानी कि सिंपल सा काम ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अपन जो भी काम करेंगे वो अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचेंगे, क्लासेज और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। क्लासेज क्या होती है कि आप अगर रियल वर्ल्ड एंटिटी, आप जैसे घर के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप घर बनाना शुरू नहीं करते, आप सबसे पहले नक्शा बनाते हो, उसी नक्शे को, उसी ब्लूप्रिंट को बोलते हैं क्लास, और उस ब्लूप्रिंट के बेस पे फिर अपने रियल वर्ल्ड घर बनते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इन डेफिनेशन को समझिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, कभी नहीं करनी है, आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना है, और जहां पर भी आपको सिंपल डेफिनेशन दिखे आपको वो याद करनी है। और इनके एग्जाम्पल क्या है, C++ एंड जावा। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने हमेशा सुना होगा या आप फ्यूचर में भी सुनोगे कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जैसे ये वर्ड बोलते हैं तो इंटरव्यू के अंदर आपको ये 100%, अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे से गारंटी से लिख लीजिए, आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि इज जावा ए 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या जावा एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसका जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि क्या जावा एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब क्यों है ये मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगा, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे डीप के अंदर, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर दीजिए। अब फ्रेंड्स मुझे लगता है ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अब हमें इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। अब मैं आपको एक दो चीज बताता हूं, हालांकि ये आपके इस कोर्स में काम नहीं आएगी लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपके बहुत हेल्प करेगी। कि देखिए आपको प्रोसीजरल के भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है प्रोसीजरल के, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके भी क्या है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा है कि इसके अंदर जो मेमोरी यूज होती है वो बहुत कम होती है, इसके अंदर क्या होती है, मेमोरी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। क्यों होती है ये अपन आगे जानेंगे। अब देखिए यूज कब कब करना है वो आप देखिए, जब आपका प्रोग्राम सिंपल हो, उसको अपन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर सके, प्लस उसके अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत कम चेंजेस आए, तो उस केस में, और बहुत कम चेंजेस आए और आपका प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, सिंपल हो, तो उस केस में अपने को जाना चाहिए प्रोसीजर पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको कब जाना चाहिए, जब आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो, और अगर आपको इसके अंदर फ्यूचर के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, प्लस आप अगर कई सारे कंपोनेंट रीयूजेबल है, तो उस केस में आपको क्या जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैंने जितनी सिंपल भाषा में हो सके आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लासेज ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया है तो हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आप ट्रस्ट कीजिए, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अभी आपको सिर्फ इन दो डेफिनेशन का मतलब जानना जरूरी था। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्लासेज क्या होती है, वैसे हमने जान लिया है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनको जावा के अंदर किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पे अपन एक और थ्योरी जानेंगे और उसके बाद में हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको आगे कुछ और डाउट हो, कुछ चीजें, कुछ आइडियाज हो, तो वो अपन वहां पे शेयर करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।